का तमाम ये कंबोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका एक नए मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको फटाफट बता दें आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको हमने इस शो में शामिल किया है। शुरुआत एक एनपीएस की खबर के साथ। एनपीएस में होगा बड़ा बदलाव, बजट में हो सकता है ऐलान। इस बार बजट भले इंटरिम है, लेकिन एनपीएस से जुड़ा एक बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव हो सकता है ये जानेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आया अहम फैसला। यह फैसला आपको चौंका सकता है। एक बड़ा फैसला आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से। क्या ये ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, ये हम आपको बताएंगे। महंगाई के आंकड़ों के भीतर छिपा क्या है, ये दिन की सबसे बड़ी खबर है। वो इसलिए है क्योंकि कल महंगाई के आंकड़े और महंगाई के आंकड़ों के भीतर बहुत कुछ ऐसा छिपा है जो आपको जानना जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर, कच्चे तेल के बाजार से ओपेक कर रहा है कौन सी बड़ी तैयारी। सब कुछ करके देख लिया, कच्चे तेल की फिसलन नहीं रुक रही है। $90 एक ऐसा स्तर है जिस पर वो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन तेल है जो फिसलता जा रहा है। फिसल कर $72 के करीब कारोबार कर रहा है। $80-90 के बीच रखने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। अब एक बड़ी तैयारी हो रही है। कौन सी ये बड़ी तैयारी है, ये जानेंगे। तमाम कोशिशों के बाद भी बढ़ रहा MLM का दायरा। मल्टी लेवल मार्केटिंग को रोका जाए, इसके लिए सरकार कानून लाई, कई प्रयास किए, लेकिन ये फर्जीवाड़ा कह लीजिए या एक कारोबार कह लीजिए, लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर आर्थिक संकट में फंसा अर्जेंटीना। ये एक और बड़ी खबर दिन की कि अर्जेंटीना फिर से आर्थिक संकट में फंस गया है। कई बड़े कदम उठाए हैं। कौन से कदम उठाए हैं, क्या असर होगा, कौन सा आर्थिक संकट, ये सब कुछ भी आप आज जानेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत एनपीएस की खबर के साथ। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट भले अंतरिम होगा, लेकिन पेंशन को लेकर इसमें कुछ घोषणा हो सकती है। एनपीएस में सरकार कुछ बदलाव का ऐलान कर सकती है। कोशिश एनपीएस में गारंटीड बेनिफिट को इस तरह जोड़ने की होगी कि बजट पर ज्यादा वित्तीय बोझ ना पड़े। दरअसल पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव में बड़ा असर कर सकता है, इसलिए सरकार बजट में इस पर सक्रियता दिखा सकती है। सर, किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं? पेंशन फिर भी चर्चा में है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है कि उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। जिन राज्यों ने उसे लागू किया था वो राज्य अभी उसे लागू किए हुए हैं, जबकि जिन राज्यों में पिछली सरकारें बदल गई हैं वहाँ अब पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर दिया जाएगा और नई पेंशन योजना में लाया जाएगा। इस पूरी जद्दोजहद के बीच कर्मचारी उलझे हुए हैं। दोनों तरफ से राजनीतिक रूप से दो अलग अलग सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें पेंशन पर एकमत नहीं हो पा रही हैं। पर जद्दोजहद का एक असर ज़रूर हुआ है शुभम, कि सरकार के भीतर मौजूदा पेंशन स्कीम को थोड़ा बेहतर बनाने का दबाव जरूर दिखा है। इसको क्या आप न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, एनपीएस कहते हैं, उसे बेहतर बनाने के कई मॉडल चर्चा में हैं। और अब जबकि पुरानी पेंशन स्कीम भी कुछ देश के कुछ हिस्सों में लागू रहेगी क्योंकि वहाँ सरकारें लागू कर रही हैं, तो इस बात की संभावना है कि अंतरिम बजट में सरकार नए पेंशन योजना का नया प्रारूप पेश कर सकती है। नई पेंशन योजना में कुछ नए प्रावधान जोड़ सकती है। वो प्रावधान इसमें बेनिफिट्स बढ़ाने के होंगे। पुरानी पेंशन योजना जैसी तो नहीं होगी, पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसमें बेनिफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें संभावना इस बात की है कि पेंशन का एक हिस्सा डिफाइंड या गारंटीड पेंशन के तौर पर होगा, जो पुरानी पेंशन स्कीम का बुनियादी आधार था, जिसमें लोगों को गारंटीड डिफाइंड पेंशन मिलती थी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद। कितना होगा, क्या फार्मूला होगा, कैसे इसे लागू किया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन धीमे धीमे पेंशन पर जो पूरी जद्दोजहद है, जो पूरा मंथन चला है पिछले 1-2 साल से, वो इस तरफ पहुंच रहा है कि कर्मचारियों की पेंशन को पूरी तरह इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के सहारे न छोड़ दिया जाए, उसके हवाले न छोड़ दिया जाए। उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ गारंटीड पेंशन जरूर उपलब्ध की जाए। तो इंटरिम बजट की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उसमें ये पहली खबर है जो शायद इस बार बजट में घोषणा के तौर पर सामने आ सकती है। मकान बेचकर हुए मुनाफे पर टैक्स बचाने का फायदा उन लोगों को भी मिल सकता है जिन्होंने मुनाफे की राशि किसी खाते में जमा नहीं की है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक मामले में यह फैसला सुनाया। दरअसल अगर आप निश्चित अवधि में मकान बेचकर हुए मुनाफे से दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तब आप पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं तब तक आपको ये पैसा किसी अकाउंट में जमा रखना होता है। लेकिन ट्रिब्यूनल का कहना है कि पैसा जमा न करने पर भी ये बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि
शर्त यह है कि उस निश्चित अवधि में नई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, वो बुनियादी शर्त है। सर, कैसे समझा जाए इस फैसले को, किस पर असर डालेगा ये फैसला? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये फैसला भारत में बहुत सारे उन लोगों को जो मकान बेचते हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उन्हें प्रभावित करेगा। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई मकान बेचा है और आपने किसी इनकम टैक्स के सलाहकार से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ली है, तो उसने आपको ये ज़रूर सलाह दी होगी कि आपने मकान की बेची गई राशि का अगर 1 साल से 2 साल के भीतर नई मकान खरीदने में इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, जो कि लंबी अवधि के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है, वो देना पड़ेगा। मामला इसमें पेचीदगी ये थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रावधान था, जिस प्रावधान के तहत जब तक आप इस मकान की बेची गई राशि का इस्तेमाल नया मकान खरीदने में नहीं करते हैं, यानी कैपिटल गेंस टैक्स से बचने का जो रास्ता आपको दिया गया उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक एक कैपिटल गेंस अकाउंट होना चाहिए आपके पास। एक अलग से बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें उतनी पूरी राशि, जिस राशि का से मकान बेचकर जो आपको मिली है, उसे उसमें जमा किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि उस फंड का कोई दूसरा इस्तेमाल आपने नहीं किया है और ये उस अकाउंट में पड़ी हुई राशि है, इससे बाद में आप मकान खरीद लेंगे। ऐसा एक मामला था, एक व्यक्ति ने जिसने मकान बेचा था, उसने उस मकान से दूसरी प्रॉपर्टी, उस बेचे हुई राशि से दूसरी प्रॉपर्टी अपने निर्धारित अवधि के दौरान खरीद ली, जो कि 1 साल से 2 साल की अवधि होती है, लेकिन अकाउंट नहीं खोला, इस राशि को कैपिटल गेंस अकाउंट में नहीं रखा और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे अवैध माना और उन्हें LTCG का या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का बेनिफिट नहीं दिया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि इनकम टैक्स की अपीली बॉडी है, उस समिति ने यह फैसला दिया है और यह फैसला खासा महत्वपूर्ण है। यानी अब अगर इनकम टैक्स इसके खिलाफ अपील नहीं करता है, आमतौर पर IT-AT के फैसलों के खिलाफ इनकम टैक्स ऊपर की अदालत में अपील ज़रूर करता है, और अगर इसे अपील नहीं करता है और अपील करने में भी के बाद भी ये फैसला विधेयक रहता है, तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी कि उन्हें अकाउंट खोलने की झंझट से बचना पड़ेगा, उस पैसे को अपने पास रख पाएंगे। बेनिफिट वो तभी क्लेम कर पाएंगे जब उनको दूसरी प्रॉपर्टी की परचेज शो करनी पड़ेगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को अनुमति दी है कि वे अपने ग्राहकों के फंड का इस्तेमाल ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हैं। हालांकि ये निवेश उन ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में करना होगा जो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। सर, क्यों किया सेबी ने यह फैसला? स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स के पास ग्राहकों का पैसा रहता है। हालांकि अब सेबी ने 1 दिन में 2 दिन में क्लियरिंग के और ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के नियम रखे हैं, लेकिन फिर भी ब्रोकर्स के पास फंड्स अवेलेबल रहते हैं जो शायद ग्राहक उनके पास छोड़ देते हैं भविष्य में स्टॉक को सही कीमत पर खरीदने के लिए, जो कि उनका टारगेट या आस्क प्राइस होता है, और यही क्लियरिंग मेंबर्स के पास रहता है। ये एक नई व्यवस्था सेबी लेकर आई है, जिस व्यवस्था से वो शॉर्ट टर्म फंड्स में, जो लिक्विड फंड्स हैं, जहां पर आपको ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, वहां इस पैसे का निवेश किया जा सकेगा। राशि तो स्पष्ट नहीं कि कितनी बड़ी राशि है, लेकिन इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो ये स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग हाउसेज हैं, वो इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद है कि वो अपने ग्राहकों को इसका रिटर्न भी अवेलेबल कराएंगे, हालांकि सेबी इस मामले में अलग से नियम जारी करेगा। और दूसरा, जो लिक्विड फंड हैं, जो शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड हैं, उनमें फंड्स का फ्लो बढ़ेगा, उनके पास निवेश के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के एंड्रॉयड प्ले स्टोर मोनोपोली को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने गूगल के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि गूगल ने एपिक गेम्स के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करके एंटी ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन किया है। क्या पूरा मामला है सर? क्या असर होगा इसका? ये बड़ा मामला है और आज सूचना तकनीक की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर है। ये मामला प्ले स्टोर और एंड्रॉयड की मोनोपोली का है, जिस मामले में एक कंपनी है एपिक गेम्स, जिसने गूगल को अदालत में चुनौती दी थी। एपिक गेम्स के गेम्स को डिस्करेज किया था गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर, और अपने गेम्स को या अपने प्ले स्टोर को, जैसा कि सामान्य रूप से गूगल करता है, वो ऐसा इस कंपनी के मामले में भी किया था। भारत में भी आपको पता होगा, प्ले स्टोर में गूगल की मोनोपोली के खिलाफ कंपटीशन कमीशन का आदेश आ चुका है और एपिक ने ये करीब 4 हफ्ते तक सुनवाई चली कैलिफोर्निया की अदालत में, और उसके बाद गूगल को एंटी कंपटीशन मोनोपोली का मोनोपोली लागू करने वाली कंपनी के तौर पर पाया गया। यानी गूगल ने कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन किया था और एक किस्म से अपने मोनोपोली का दुरुपयोग किया था। ये अब पूरी दुनिया में ये फैसला नज़ीर बन सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में वहाँ के रेगुलेटर इसे आधार बनाकर गूगल की जो मोनोपोली है ऐप स्टोर के प्ले स्टोर के ऊपर, उसे ख़त्म करने का फैसला ले सकते हैं। और क्योंकि सब जगह आपको, भारत में, यूरोप में, सब जगह इस बात के आरोप गूगल पर लग रहे हैं कि गूगल अपने प्ले स्टोर के ऊपर अपने एकाधिकार का इस्तेमाल करके बाकी ऐप्स को या बाकी कंपनियों को आगे नहीं आने देता।
मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में डिजिटल लोन के आंकड़ों में बड़ी ग्रोथ दिखी है। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तिमाही में डिजिटल लोन 43% उछले हैं। कंपनी की ओर से सारी कंपनियों की ओर से कुल 2 करोड़ 40 लाख लोन बांटे गए, जिनमें 31,692 करोड़ रुपए के लोन बटे हैं। ये लोन पिछले साल इसी तिमाही में बटे 27,673 करोड़ रुपए के लोन की तुलना में 43% ज़्यादा हैं। तिमाही आधार पर देखें तब भी 10% की ग्रोथ दिखी है। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से कनेक्टेड लैंडिंग को लेकर रिजर्व बैंक ने नियमों में जो बदलाव किया है, उसकी वजह से कुछ बैंकों और कंपनियों की तरफ से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बैंकर्स के मुताबिक को लैंडिंग व्यवस्था की नियमों के खिलाफ लग रही है। सर, क्या है ये पूरा मामला और बैंक गंभीरता से ले क्यों नहीं रहे? कनेक्टेड लेंडिंग का पूरा ढांचा बैंकों के गले में फंस गया है। ये पूरा मामला कुछ इस तरीके का है शुभम कि जब कोई बैंक किसी व्यक्ति को या किसी उद्योग को कर्ज देता है तो उसके बारे में उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करता है, उसके बारे में पता चलाता है, उसकी कर्ज पे करने की क्षमता के बारे में तय करता है और उसके बाद उसको कर्ज दिया जाता है, चाहे आप मकान या कार के लिए लोन ले रहे हो या कोई इंडस्ट्री लोन ले रही हो। बट जब एक बैंक किसी वित्तीय संस्था को एनबीएफसी को कर्ज देता है तो ये इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है कि वो आगे किसे कर्ज देने जा रहा है, इसकी जानकारी की जा सके। जो ताज़ी जानकारी निकल कर आई है, जब रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर सख्ती की और बैंकों पर नए नियम लागू किए, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि बैंक उन नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं जो आमतौर पर इन लोन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। बैंकों का कहना यह है कि एक एनबीएफसी एक बार में 6-7 बैंकों के साथ डील कर रही होती है। वो एनबीएफसी किसी एक बैंक से एक्स चीज़ के लिए कर्ज ले रही है, दूसरे बैंक से वाई चीज़ के लिए कर्ज ले रही है, तो एक ही एनबीएफसी ने कई जगह अलग अलग तरीके से बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, जिसे वो आगे ऐसे ग्राहकों को दे रहे हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं या जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है। इसलिए पूरी की पूरी कनेक्टेड लेंडिंग का रेगुलेशन अजीब तरीके की के असमंजस में जाकर फंस गया है और ये समझना मुश्किल हो रहा है बैंकों के लिए कि उन्होंने एनबीएफसी को जो कर्ज या पैसा दिया है वो कहाँ दिया जा रहा है और जहाँ वो जा रहा है वहाँ से प्रॉपर उसकी वसूली हो पाएगी कि नहीं। ये रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी दुविधा है और इसलिए अब फिर ये बात निकल कर आ रही है कि बैंकों से लाख कहने के बाद भी वो एनबीएफसीज को कर्ज दे रहे हैं और उसके पीछे उनकी कोई पड़ताल उपलब्ध नहीं है। इस बीच आपको शुभम ने बताया कि फिनटेक कंपनियों की तरफ से कर्ज की रफ्तार में भी बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अनाज के साथ सब्जियां, फल, दालें और मसाले महंगे होने की वजह से नवंबर के दौरान खाद्य महंगाई बढ़ी और इसका असर रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर दिखा है। नवंबर के दौरान रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.55% हो गई, जो 3 महीने का ऊपरी स्तर है। इस दौरान खाद्य महंगाई की दर 8.7% है। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां रिटेल महंगाई राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में दर्ज की गई है। सर, खाद्य महंगाई के आंकड़ों के भीतर क्या छिपा है, कैसे पढ़े जाएं ये आंकड़े? खाद्य महंगाई के आंकड़ों में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और जिस बात की आशंका थी, जो हमने आपको कल या पिछले कार्यक्रम में बताई भी थी कि 3 महीने की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर महंगाई की दर आ सकती है, पर अब महंगाई की दर में काफ़ी परतें हैं। अगर ऊपर से आप देखें तो आपको ये लगेगा सुर्खियों में कि ये 6% से नीचे है रिजर्व बैंक की जो सहनीय सीमा है, पर रिजर्व बैंक के लिए ये कतई खुश होने जैसी परिस्थिति नहीं है। रिजर्व बैंक को ये बात पता है। महंगाई के भीतर खाद्य महंगाई बुरी तरह तप रही है। खाने पीने की महंगाई में ज़बरदस्त बढ़ोतरी, करीब 8.7% की खाद्य महंगाई दिखाई दे रही है और इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है महंगाई का, जो भारत की महंगाई, जो भारत में हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो अनाज की महंगाई है। लगातार 15 महीनों से भारत में अनाज की महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई। इस असंगति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में से है। ऐसा भी नहीं हुआ कि भारत में पिछले 15 महीनों के दौरान कोई बड़ा सूखा पड़ा हो, पूरी फसलें खराब हो गई हों, ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, मौसम का असर रहा, खरीफ के उत्पादन में थोड़ी कमी आई, रबी के उत्पादन में कमी आई, पर भारत में अनाज को लेकर, खेती को लेकर कोई संकट और क्राइसिस नहीं आया। फिर भी हम भारत के हाल फिलहाल के दशकों में पहली बार ऐसा समय देख रहे हैं जब अनाज की महंगाई 15 महीनों से दहाई के अंकों में बनी हुई है, जबकि सरकार कहती है कि उसके पास पर्याप्त अनाज भंडार है, बाजार में आपूर्ति की समस्या है, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। ये स्थिति एक दूसरी और चीज़ के बारे में आ रही। ये उन चीज़ों की महंगाई है भारत में खाद्य की जिनमें भारत आत्मनिर्भर है। दूसरी महत्वपूर्ण महंगाई का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। स्पाइसेस की महंगाई 21.55% के आसपास बनी हुई है, मतलब दहाई के अंकों से भी ज़्यादा, डबल दहाई 21% के आसपास, 22% के आसपास है।
अब स्पाइसेस में भी कोई इंपोर्ट तो है नहीं, भारत में अपने बनाए अपने मसाले हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, निर्यातक है, लेकिन भारत में स्पाइसेस की महंगाई भी बनी हुई है उन चीज़ों में जिनमें हम आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा तीसरी जो बड़ा पहलू है वो 20% की महंगाई के साथ दालें आ रही हैं। दालों की परिस्थिति थोड़ी भी अलग है, दालों का उत्पादन भी कम है, सरकार चारों तरफ से घूम घूम कर आयात करने की कोशिश कर रही है, पर उन आयात का असर हमें कीमतों पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फल और सब्जियों की महंगाई भी 2.5 के अंक में बनी हुई है। तो जो पूरी थाली है आम लोगों के लिए, उस थाली में महंगाई की आग लगी हुई है, वो महंगाई की आग खौल रही है। और इसलिए भारत की महंगाई में पहली बार ऐसी परिस्थिति दिख रही है जबकि कोर इन्फ्लेशन, जो आमतौर पर डिमांड की, जॉब्स का संकेत होती है कि वहाँ मांग बढ़ने के असर से महंगाई बढ़ती, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन खाद्य महंगाई में कोई कमी नहीं हो रही है और ना उस पर नियंत्रण हो पा रहा है। सर, कुछ राज्य ऐसे निकले जिनमें महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में महंगाई ज़्यादा होने की वजह क्या है? ये सारे के सारे राज्य, ये भी बड़ी असंगति है। अगर आप देखें, जिन राज्यों का नाम महंगाई की दर में सबसे ऊपर आ रहा है, ये वो राज्य हैं जो राज्य आमतौर पर कृषि उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में खेती का एक बड़ा हिस्सा है इनकी अर्थव्यवस्था का, लेकिन इसके बाद भी उपभोक्ता जब किसान बनता है तो उसे इस महंगाई का असर दिखाई देता है। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ढांचागत चुनौती है महंगाई में, जो खाद्य महंगाई, खासतौर से इन राज्यों में खाद्य महंगाई काफ़ी ऊपर है। अगर आप बिहार देखें तो बिहार में 6% से ऊपर की महंगाई दर हमें दिखाई दे रही है। गुजरात में 6% से ऊपर की महंगाई दर है। हरियाणा जहां अनाज का उत्पादन होता है, 6 से 7% की महंगाई दर दिखाई दे रही। और ये लग रहा है कि कुछ राज्यों के भीतर अब स्थानीय स्तर पर महंगाई की दर इससे और अधिक हो सकती है। ये तो औसत दर है, लेकिन ये स्थानीय बाजारों में अगर आप जाएंगे तो उसमें इसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इन राज्यों में को करीब से देखने पर नजर आती है कि खाद्य महंगाई में जब भी अनाज का, मसालों का, दाल का, सब्जी की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो ये आबादी के उस तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं जिसके लिए खाद्य महंगाई और खाद्य की कीमतें उसके दैनिक खर्च का या उसके मासिक खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होती। और लगभग जो ताज़े आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, भारत की 50% के आसपास की करीब आबादी ऐसी है जिसे ये फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हिट कर रही है, उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों या ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हों। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अब महंगाई का असर उतना ही विकट है जितना शहरों में। खाद्य महंगाई को कम करने के लिए सरकार की तरफ से गेहूं और चने के आयात पर इंपोर्ट शुल्क घटाया जा सकता है। घरेलू स्तर पर गेहूं और चने की सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। फिलहाल गेहूं के आयात पर 40% की ड्यूटी लगती है और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाले चने पर 66% शुल्क और रूस से इंपोर्ट होने वाले काबुली चने पर 40% टैक्स लगता है। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक में आ रही लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले रबी मार्केटिंग सीजन में 2024-25 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद को बढ़ा सकती है। सरकारी एजेंसी ऐसे राज्यों में गेहूं की खरीद बढ़ा सकते हैं जहां अभी तक ज़्यादा खरीद नहीं होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार की गेहूं खरीद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, खाद्य महंगाई है, अगले सीजन में केंद्रीय पूल में ज़्यादा स्टॉक आ सके इसके लिए 2 काम हो सकते हैं। पहला, इंपोर्ट की नौबत आने की स्थिति बन रही है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाने की बात चल रही है। और दूसरा, जहां खरीद नहीं होती है वहां भी ज़्यादा कांटे लगाओ, ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित करो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं आपको बेच सकें। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हो सकते हैं। सर, क्या इंपोर्ट की नौबत आएगी? लग तो रहा है। हमने जो आंकड़े में बता रहे हैं और खाद्य महंगाई को लेकर सरकार के भीतर भी काफ़ी सक्रियता है। रिजर्व बैंक के लिए तो कम से कम अब फिलहाल ये लड़ाई लंबी दिख रही। ऐसी स्थिति में इंपोर्ट के जरिए बाजार को में सेंटीमेंट बदलने की कोशिश तो की जा सकती है, पर इस स्थिति में आयात कितना आसान और सहज होगा और कितना सस्ता होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया में गेहूँ की कीमतें ऊपर हैं, अनाजों की कीमतें ऊपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए भी ये साल 2023 का साल और 2024 का भी साल अच्छा नहीं रहने वाला है। इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सरकार कम से कम बाजार में ये संकेत तो दे ही सकती है कि आयात सस्ता किया जाएगा, पर सस्ता आयात असर करेगा क्या? दालों की नज़ीर हमारे सामने है। दालों का आयात पिछले 1 साल से लगातार हो रहा है, पर दालों की महंगाई 20% से नीचे जाने का नाम नहीं ले रही। दालें सस्ती आने के बाद भी, आयात होने के बाद भी बाजार में कीमतों में कमी नहीं आई है। सर, ये कितनी लंबी चल सकती है महंगाई? काफ़ी जिद्दी सी महंगाई लग रही। भारत की महंगाई में आमतौर पर जो जिद्दी और स्टबर्न महंगाई होती थी ना शुभम, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड की महंगाई होती थी। हमें दिखता था कि मैन्युफैक्चरिंग महंगाई में ज़्यादा समस्या है, चुनौतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ एक बार लागत बढ़ जाने के बाद कम नहीं होती थी। लेकिन अब खाद्य महंगाई इतनी जटिल हो चुकी है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अनाजों की महंगाई यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या कम होगी? इसकी संभावना कम दिखाई देती, क्योंकि अनाज के उत्पादन के पीक पर यह महंगाई शुरू हुई थी। जब भारत में अनाज का उत्पादन अपने शिखर पर था, वहाँ से अनाजों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई
हुई थी। तो अब इस बात की संभावना कमी दिखाई देती है कि अनाज की कीमतों में कोई बड़ी कमी आएगी। सरकार ने एमएसपी में जो बढ़ोतरी की है उसका भी असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि स्पाइसेस, हम इसमें आत्मनिर्भर हैं पर इसकी महंगाई बढ़ी हुई, इसको ये कैसे कम होगी, क्योंकि बाजार में अब खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अंतर्धारणा है वो बनी हुई है। इसे थोड़ा और आगे अगर स्ट्रेच करके देखें तो ये सारी चीज़ें भारत के जो तैयार खाद्य उत्पाद हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, उसे भी प्रभावित कर रही है। तो जो पूरा फूड बास्केट का सेगमेंट है, जहाँ कच्चे अनाज से लेकर तैयार सामान तक जो आपको बाजार में मिल रहा है, वहाँ तक ये पूरी महंगाई स्प्रेड की हुई दिखाई दे रही है। और शायद इसीलिए रिजर्व बैंक खुलकर अभी ये बिल्कुल नहीं कह पा रहा है कि उसे ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया की शुरुआत कब से करनी होगी, बल्कि आंकड़े तो अब ये भी आ रहे हैं कि 2024 के मध्य तक नहीं, 2024 के अंत तक भारत में ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, क्योंकि केवल एक अनाज ही नहीं, 2-3 और भी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, गारमेंट हैं, एजुकेशन है, इनकी इन्फ्लेशन भी बनी हुई है। और इन्फ्लेशन, सर्विसेज की इन्फ्लेशन तो और ज़्यादा जिद्दी और ज़्यादा स्टबर्न होती है, उसमें कमी आती नहीं दिखाई दे रही है। तमाम बंदिशों के बावजूद देश में मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम के कारोबार कम होते नहीं दिख रहे हैं। साल 2023 में देश में 402 से अधिक पिरामिड स्कीम लॉन्च हुई, जो पिछले साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। स्ट्रेटजी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में 4000 से अधिक ऐसी योजनाएं चल रही हैं। सर, कौन सी स्कीमें हैं ये और क्या काम कर रही हैं? ये बड़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है। हमारे कार्यक्रम को देख रहे तमाम लोग और उनसे मिलने वाले तमाम लोग और हमसे मिलने वाले तमाम लोग भी अब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम ने टच किया है, संपर्क में किया है, जो उन्हें क्विकली ज़्यादा पैसा बनाने की संभावनाओं से के जाल में फंसाती है। इसमें ऐसी स्कीमें हैं जो आपको सब्जी बेचने के लिए, आपको ऑर्गेनिक फूड बेचने के लिए, आपको खाने पीने की चीज़ें बेचने के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें बेचने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोसेस में लाती हैं। अब स्थिति यह है कि इस समय जो 400 के आसपास मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स तो रिकॉर्ड में दिखाई दे रही हैं, जिनकी जानकारी स्ट्रेटजी इंडिया ने निकाली है, और ये पिछले 2018 से लेकर 2023 के बीच का सबसे बड़ा नंबर है। भारत में किसी भी एक साल में 2018 से 2023 के बीच में 200 से 250 के आसपास मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमें काम कर रही थी, पर अब इनका नंबर 402 हो गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो ग्रीन इंडिया, जीवन दान, धन वृद्धि, ऑर्गेनिक फूड सेलिंग, इन स्कीमों का स्ट्रक्चर और ढांचा वही है कि आपको इसका मेंबर बनाया जाता है, आपको एक सर्टेन राशि का सामान दिया जाता है, वो सामान आप बेच पाएँ ना बेच पाएँ, और आगे आपको नए सदस्यों को बनाना होता। ये एक किस्म का स्कैम है जो अब चूँकि भारत में रोजगार की कमी है, लोगों के पास आय के साधन कम हैं और अतिरिक्त आय की कोशिशों में एक बड़ी आबादी इन मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमों के ट्रैप में आ रही है। सर, ये बंद क्यों नहीं हो पाती है? अगर सरकार कोशिश करती है, नियम लाती है, कानून लाती है, सख्ती की जाती है, उसके बाद भी? आपको याद होगा शुभम की 2021 में मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमों के लिए सरकार ने कानून भी बनाया था। ये जो भारत का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से एक अलग से प्रावधान जोड़कर संशोधित प्रावधान भी दिया गया था, और इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो फ्रॉडुलेंट हैं, जो फर्जीवाड़े वाली या जो मनी सर्कुलेशन वाली स्कीमें हैं, और जो लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग स्कीमें हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इनको अलग अलग किया जाए। लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए वो नियमित रूप से जांच सके कि कौन सी स्कीम जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग स्कीम है और कौन सी स्कीम फ्रॉडलेंट मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है। और उसका नतीजा यह है कि देश के एक बड़े हिस्से में नई स्कीमें आकर लोगों को ठगती रहती हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि इसका शिकार होने वाले अधिकांश लोग कम आय वर्ग के लोग हैं या सामान्य लोग हैं, टैक्सी का काम करने वाले, सलों में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले। अब मोबाइल के सहारे, डिजिटल व्यवस्था के सहारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के फ्रॉड को बढ़ाना और आसान हो गया। एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कराया जाता है, उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उस रजिस्ट्रेशन के बदले आप उसी ऐप के जरिए सारा कामकाज किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां जो भारत में इस तरीके की स्कीम चला रही हैं शुभम, उनके सबके रजिस्ट्रेशन भी भारत से बाहर के हैं। उन कंपनियों के नाम, उनके पते भी देश के बाहर के हैं, इसलिए उनको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल होता है। सऊदी अरब और रूस की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के बावजूद
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $72 प्रति बैरल तक आ गया, जो करीब 6 महीने का निचला स्तर है। इस बीच खबर यह है कि ओपेक प्लस संगठन के देश कच्चे तेल के उत्पादन में लंबी कटौती की योजना बना रहे हैं। ऐसी घोषणा हुई तो कीमतों में तेजी आ सकती है। एक दूसरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रूस करीब 1000 डार्क फ्लीट टैंकर्स के जरिए दुनिया भर में अपने कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। सर, ओपेक की तैयारी क्या है? आपको मुलाकात याद है जो एक हफ्ते पहले हुई थी, जब हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन मास्को से मिलने के लिए रियाद पहुंचे थे और उन्होंने सऊदी सुल्तान और उसके बाद अमीरात के सुल्तान से बातचीत की थी। उस समय हमने आपको संकेत दिया था कि ओपेक किसी बड़ी तैयारी में है। अब जो कच्चे तेल की कीमतों में बाजार का स्तर दिख रहा है, उससे दो बड़े महत्वपूर्ण संकेत भविष्य के बारे में मिल रहे हैं। इस समय इस स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें $70-72 के आसपास हैं। अगले साल मंदी की संभावना गहरा रही है। कल अंकटाट की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चीन जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो धीमी पड़ रही है। दुनिया के ज़्यादातर बाजारों में लग रहा है कि 2024 तक वो जो ड्रेडेड या जो रिसेशन की संभावना थी वो आ जाएगी, और उसका असर हमें कच्चे तेल के सौदों पर दिख रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के सौदे भविष्य का संकेत होते हैं। इसीलिए फ्यूचर्स के भाव हम आपको बताते हैं, जो ब्रेंट का फ्यूचर्स होता है। कच्चा तेल अर्थव्यवस्था के भविष्य का सबसे शुरुआती और मजबूत संकेत होता है। यहाँ से अब ओपेक देशों के लिए ये चुनौती है कि उन्हें कच्चे तेल की कीमतें हर हाल में $80 से $90 तक रखनी है। 70 उनका अधिकतम स्तर है। 70 से नीचे जाते ही उनके लिए चुनौतियां शुरू हो जाएंगी, और इसलिए ऐसा संकेत है कि ओपेक देश अब एक लॉन्ग टर्म कट के प्लान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ा शिफ्ट इसलिए है कि आमतौर पर ओपेक देश लंबी अवधि की कटौती के कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। उनके कटौती के कार्यक्रम 6 महीने 1 साल के होते हैं, और उसके बाद वो बाजार में मांग का अनुमान लगाकर उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि 3 से 5 साल की कटौती का प्लान आने वाले समय में आएगा। जो शुरुआती संकेत हमें बाजार से मिले वो कुछ ऐसे ही हैं। ओपेक देशों की अगली बैठक में शायद इस तरीके का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें कि दुनिया भर के तेल उत्पादक देश लंबे समय के लिए कच्चे तेल के उत्पादन की कटौती को रखेंगे, जिससे बाजार को संकेत मिल सके कि तेल का उत्पादन अगले 4-5 साल तक नहीं बढ़ेगा और कीमतें ऊपर रहे। इसके बाद एक और पहलू है, जो बात शुभम ने आपको शुरुआत में बताई, कि इस सब के बाद भी आखिर कच्चे तेल की कीमतों में वो बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, और उसकी वजह वो डार्क फ्लीट है। हम आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि पूरी दुनिया में 1000 से ज़्यादा ऐसे टैंकर हैं जो वेनेजुएला, ईरान और रूस का तेल लेकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। ये प्रतिबंध वाले देश हैं, इनका तेल सामान्य व्यवस्थाओं से नहीं बेचा जा सकता। इस तेल का एक बड़ा बाजार तैयार हो गया, जिसे ओपेक और दुनिया के देश रोक नहीं पा रहे हैं। हाल में एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनका सबसे बड़ा हिस्सा ग्रीस की खाड़ी है, जहां पर किसी देश का एक ऑयल टैंकर आता है और फिर एक डार्क फ्लीट वहाँ से उस ऑयल को उसको वापस उसमें ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद वो चीन या भारत के बाज़ारों की तरफ उसे तेल को रवाना किया जाता है। डार्क फ्लीट दुनिया के ट्रैकिंग मैप पर दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अवैध रूप से या जो प्रतिबंधों के वाला तेल पहुंच रहा, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ रही? ओपेक देशों ने खुलकर इस पर अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों को लेकर ओपेक की रणनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे अर्जेंटीना को उबारने के लिए वहां के नए इकोनॉमी मिनिस्टर ने बड़े कदम उठाए हैं। इसमें मुद्रा पेसो का अवमूल्यन शामिल है। डॉलर के मुकाबले पैसे को 50% डिवैल्यू करने का फैसला लिया गया है। इस अवमूल्यन के बाद $1 के मुकाबले 800 पैसों नया भाव होगा। इसके अलावा सरकार ने कई सब्सिडी बंद करने और सरकारी टेंडर को वापस लेने का भी फैसला किया है। सर, फिर क्या संकट शुरू हो गया अर्जेंटीना में? अर्जेंटीना से कभी संकट खत्म ही नहीं हुआ। पिछले 20 साल से ये देश दुनिया में अजीब तरीके के संकट का सामना कर रहा है। आप एक बार कल्पना करें कि किसी देश की करेंसी का 50% डिवैल्यूएशन कर दिया जाए। आधा, आप इतना बड़ा डिवैल्यूएशन आमतौर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए और बिल्कुल जड़ से हिला देने के लिए काफ़ी होता है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन इस समय 143% की इन्फ्लेशन है, और अब करेंसी के गिरने के बाद, करेंसी के डिवैल्यूएशन के बाद शुभम, हर 10 में से 4 लोग गरीब हो गए हैं इस करेंसी की डिवैल्यूएशन होते ही, क्योंकि अर्जेंटीना की करेंसी का लेवल इतनी तेज़ी से गिर चुका है। लगातार सरकारें बदलती रहीं, पर अर्जेंटीना जो एक वक्त दुनिया का फूड एक्सपोर्टर था, पूरे यूरोप को और अमेरिका को खाद्य का निर्यात करता था, बड़ा देश है, तमाम रिसोर्सेज, संसाधन, एग्रीकल्चर सब कुछ है, पर सरकारों के खराब आर्थिक प्रबंधन ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है कि अर्जेंटीना डिफ़ॉल्ट हुआ, बॉन्ड मार्केट से बाहर कर दिया गया और पिछले 10 साल से महंगाई और अवमूल्यन से जूझ रहा है। अब जो ताज़ी कोशिश की गई है
वो आईएमएफ की तरफ से जो नया प्रस्ताव दिया गया था कि अर्जेंटीना को अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना चाहिए ताकि उसका ट्रेड डेफिसिट कम हो सके और उसके कर्ज में कमी आ सके और सब्सिडी में कटौती की जा सके। इस फैसले के तहत अर्जेंटीना का में ये डिवैल्यूएशन किया गया है। पर आमतौर पर करेंसीज के ऐसे फोर्सफुल डिवैल्यूएशन अर्थव्यवस्थाओं को तात्कालिक तौर पर बहुत गहरी नुकसान पहुंचाते हैं, गहरा चोट पहुंचाते हैं और ऐसा हमें अर्जेंटीना के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। चोरी हुए मोबाइल फोन्स की रिकवरी के लिए दूरसंचार विभाग ने संचार साथी नाम की जिस योजना को लॉन्च किया उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। पुलिसकर्मियों के ठंडे रिस्पांस की वजह से ये योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। योजना के तहत अब तक 5.5 लाख मोबाइल फोन्स को ट्रैक किया जा चुका है, लेकिन रिकवरी सिर्फ 10 से 20% की ही हुई है। भारत में काम कर रही दक्षिण कोरिया की एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिराय एसेट ने ब्रोकिंग कंपनी शेयर खान में 3,000 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है। शेयर खान फ्रेंच कंपनी वीएनपी पारिवार की रिटेल ब्रोकिंग कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक मिराय एसेट की तरफ से इस डील को लेकर जल्द घोषणा हो सकती है। भारत की तरफ से अमेरिका से सेब आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जाने की वजह से अमेरिका में सेब के इंपोर्ट में 40% की 40 गुना बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने सितंबर के दौरान अमेरिका से सेब आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी और सितंबर से नवंबर के दौरान अमेरिका से 4.40 लाख बॉक्स सेब का इंपोर्ट हो गया है। पिछले साल इस दौरान 10,000 बॉक्स का ही इंपोर्ट हुआ था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? मिराय और शेर खान की डील काफ़ी दिलचस्प है और बाजार में इसे काफ़ी उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। भारत में ऑनलाइन ट्रेडिंग के और ऑनलाइन शेयर परचेज के कई सारे प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं। उसमें शेर खान पहले से मौजूद था, हालांकि शेर खान रैंकिंग में नीचे है। शेर खान के पास करीब 6,24,000 के आसपास क्लाइंट्स का बेस है और अब एक इम्पॉर्टेंट ब्रोकिंग फर्म या एक इम्पॉर्टेंट बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म शेर खान के साथ बाजार में ग्रो, जीरोधा और अपस्टॉक्स इनको चुनौती देने की तैयारी कर रही और अभी ICICI, कोटक सिक्योरिटी, HDFC सिक्योरिटीज़ जैसी लाइन में पहुंच जाएगी। मिराय के फंड्स अच्छा काम कर रहे हैं और BNP पारिवार अब इस बिजनेस से बाहर निकल रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल